मध्य प्रदेश की राजनीति में आजकल यही चल रहा है। कब कौन किसके पास चला जाए पता नहीं। दरअसल आगामी दिनों में प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें से 22 वो हैं जो कांग्रेस के कारण ही खाली हुई हैं। यानी कांग्रेस से बगावत कर सिंधिया के नेतृत्व में सभी 22 बीजेपी के हो गए। अब कांग्रेस उपचुनाव में इस बदले को लेना चाहती है। यानी नजर तो उन पर है जो 2018 में चुनाव बीजेपी से लड़े थे और हार गए। कांग्रेस इन पर डोरे डाल रही है, जिसका मकसद भी यही है, बदला का बदला और वोटों का गणित। प्रदेश के पूर्व मंत्री ने इशारों इशारों में साफ कर दिया है, कांग्रेस किसी पर डोरे नहीं डालती। जो कांग्रेस की नीतियों में, सिद्धांतों में विश्वास रखता है, 125-150 साल पुरानी कांग्रेस है जिसने अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया। कांग्रेस की नीतियों में जो विश्वास करेगा, ये समुद्र है, जितनी भी नदियां इसमें मिलना चाहेंगी मिल सकती हैं। और कांग्रेस में इतने वर्कर हैं कि जब हम टिकट बांटते हैं तो एक एक सीट पे 10-10, 20-20 नाम आते हैं। एक चला गया है, 19 तो अभी बाकी हैं। इनका दिल्ली से लेके भोपाल तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, इनका पता नहीं लगेगा। कांग्रेस के डोरे से बीजेपी में भी खलबली है। मंत्री बनने के लिए नेता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, सीएम और मंत्री नरोत्तम मिश्रा के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जब मंत्री जी पूर्व मंत्री इमरती देवी से मिलने उनके निवास पहुंच गए। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ये तो सामान्य मुलाकात है, लेकिन कांग्रेस के डोरे काम आने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के पास है क्या, और वो ये जानते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो वैचारिक कार्यकर्ता है। वो देश और समाज के लिए अपने जीवन को लगा करके काम करता है। जो भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए लोग हैं, उन्होंने भी त्याग और तपस्या की है, ये जिसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी में उन सब लोगों ने आकर के मध्य प्रदेश को बचाने का काम किया है। तो इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारा जो नेतृत्व है वो जानता है, इसलिए इस बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो घूमते रहे तो ये बंटाढार फिर और बरबाएगा, चिंता मत करो। कोरोना का संकट है, अभी तय नहीं कि उपचुनाव होंगे कब। लेकिन इस बीच बीजेपी को सिंधिया का रास आना या फिर कांग्रेस बीजेपी के अंदर ये चलना कि आजा आजा तू है प्यार मेरा, बता रहा है कि सियासत दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कांग्रेस को क्यों है 22 सीटों की चिंता? क्या कांग्रेस के सामने है काबिल प्रत्याशियों की कमी? क्या भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के पूर्व नेताओं को चुनाव मैदान में उतारना पड़ेगा महंगा? भारतीय जनता पार्टी कैसे संभालेगी अपने पूर्व प्रत्याशियों को? इन्हीं सवालों के साथ आपका चर्चा में पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों कुछ बदली बदली सी नजर आती है। कल तक जो कमलनाथ के साथ थे, आज वो कमल के साथ हैं। और जो कमलनाथ ये कह रहे थे कि उनके साथ एक नहीं बल्कि कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं, अब वो प्रत्याशियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संपर्क खोज रहे हैं, उनसे जुड़ाव खोज रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा प्यार, ज़्यादा स्नेह, ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बड़ा प्रतिनिधित्व, बड़ा उत्तरदायित्व आपको कांग्रेस में मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बुलाएंगे पर जाने का नहीं, सब्जी बाग दिखाएंगे पर फंसने का नहीं। लेकिन ये जो 22 लोग आए हैं, अभी उनमें से अगर देखा जाए तो 6 मंत्री थे, उनमें 2 मंत्री अभी समाहित हो गए हैं, समायोजित हो गए हैं। लेकिन बाकी मंत्रिमंडल के विस्तार की कवायदें लगातार टल रही हैं, भले ही मामला कोरोना का हो या अन्य कुछ भी। लेकिन ये तो तय है कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो थोड़ा जटिल है
उसमें सिंधिया जी के खेमे को भी समायोजित करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को अपने वरिष्ठ नेतृत्व को भी समाहित करना पड़ेगा, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं संगठन को भी देखना पड़ेगा, संघ को भी देखना पड़ेगा। तो बहुत कठिन है डगर पनघट की। और इस बीच में कांग्रेस बिल्कुल ताक लगाए बैठी है कि कहीं कोई आक्रोशपन पे, कहीं कोई रूठा मान मनौवल हो तो वो अपना काम सीधे आगे ले जाए, वो अपना काम करे, जो रूठे हुए लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ने की कवायद करे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसकी परवाह करती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा ही रवैया कुछ समय पहले कांग्रेस का था। कांग्रेस भी परवाह नहीं करती थी। परवाह शायद आदमी की जाने के बाद होती है। फितरतन दुनिया है ये, क्या कहें इसको, मुर्दा परस्त कद्र होती है यहाँ जाने के बाद। वैसे तो आदमी अगर पूरा ही चला जाए तभी कद्र करते हैं, लेकिन थोड़ा भी चला जाए तो फिर कद्र तो शुरू हो जाती है। इसी पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए शामिल हैं अब्बास हफीज साहब, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। धैर्यवर्धन शर्मा जी मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ। और हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी हमारे साथ इस पूरे मामले में अपने विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल अब्बास साहब से कर लेता हूं कि अब्बास साहब, हिफाजत ऐसी की कि हफीज गायब हो गया और मोहब्बत ऐसी की अजीज गायब हो गया, और राजनीति में तो अब मर्यादा है ही नहीं। जहां देखो राजनीति में तमीज गायब हो गया। कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, कोई भी आरोप लगा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इस प्रकार की बात उठी है कि कांग्रेस उनके जो लोग हैं उनको तलाश रही है कि वो उनके साथ आ जाएं, प्रत्याशी बन जाएं। हालांकि पहले आप कहते थे कि बहुत विधायक उनके संपर्क में हैं, हमारे संपर्क में हैं। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। देखिए, सबसे पहले तो चोर मचाए शोर वाला हिसाब किताब है आज मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की चोरी जनता के सामने की है, अब उसके ऊपर शोर मचाना है कि सामने वाला ये कर रहा है, तो ये जनता जानती है कि ये काम किसका है। नवीन जी, सबने देखा भी है और सबके सामने भी उदाहरण मौजूद हैं, और किस तरह से एक स्थिर सरकार को अस्थिर करा गया और कोरोना के संकट काल में किया गया। और उस वक्त कोरोना के बारे में ये कहा गया कि कोरोना तमाशा बना लिया है। तो आज मुझे लगता है कि भाजपा के कई विधायक जो मंत्रिमंडल के इंतजार में थे विस्तार के, वो शिवराज जी से भी यही कह रहे होंगे जो शिवराज जी के बोल थे कि कोरोना को मजाक बना लिया है, तमाशा बना लिया है, और कोरोना अब इनके लिए डरोना हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज पूरे प्रदेश को त्राहिमाम की स्थिति में डालने के बाद एक मंत्रिमंडल नहीं देकर पूरा 1 महीना गुजार देना, और आज भी असंतुष्ट जनता भी है और असंतुष्ट उनके लोग भी हैं। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से इन्फ्लुएंस होकर अगर कोई आना चाहता है, स्वागत है, पर तोड़ना हमारा काम नहीं है। ये तोड़ने का काम भाजपा ने किया है, भाजपा ने करके दिखाया है। रणभेरी बच चुकी है, चुनाव की रणभूमि में जाना है, और रणभूमि के अंदर हम चुनाव जीत कर आएंगे, सरकार बनाएंगे, जनता का जनादेश को बचाने के लिए जाएंगे। पर आज भाजपा क्यों शोर कर रही है, जनता को मालूम है। धैर्यवर्धन जी, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। भाई, जिनको बुलाया है बेगाने थे, उनको दीवाना बनाया, अपना बनाया। अब वो गाते गाते आ भी गए, अपना बनाया आपने, सपना दिखाया आपने। अब पूरा कर दीजिए, मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए, क्योंकि कांग्रेस बैठी हुई है कि अगर आपके रूठेंगे टूटेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं उनको। अब तो राजनीति में ये चलन शुरू हो गया है। बिल्ली के भाग्य से छींका टूटेगा नहीं, ये बिल्कुल कांग्रेस को मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं। ये अपने हाथों हिट विकेट आउट होकर के इन्होंने सरकार गिरा दी। अब उम्मीद लगा रहे हैं कि कुछ अनोखा, कुछ नया ऐसा हो जाए कि इनको फिर से जीवन दान मिल जाए। देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो संकल्प लेकर के आए कि इनको निपटाना है, तभी वो बीजेपी में आए। वो अपना कैरियर, अपने आप को दांव पर लगा करके इतने लंबे समय से जिस पार्टी में सेवाएं दे रहे थे वो सबको छोड़ करके आए हैं। ये बहुत मुश्किल डगर होती है, बहुत कठिन काम होता है, पर छाती पर पत्थर रख करके आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में उन्होंने आस्था व्यक्त की है। इसलिए कांग्रेस तो बेफिजूल के सपना न देखे तो इनकी सेहत के लिए बेहतर है। नहीं, लेकिन अभी तक बिल्ली के भाग से ही छींका टूटा है। अगर आपने ये मिसाल दी है तो मिसाल मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा और दूध डाल के दिया करो।
नहीं, बिल्ली के भाग्य से छींका क्यों टूटा है? ये हिट विकेट आउट हुए। ये जो ज्योतिराज सिंधिया जी इनको बाउंसर फेंक रहे थे, इनको गुगली फेंक रहे थे, ये उनको अब्बास जी आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा अब्बास जी, जरा सुन लो कि दिग्विजय सिंह जी कि दिग्विजय सिंह जी मुझे कुछ और बताते रहे, मुझे कुछ और समझाते रहे, और हमने उनका नामकरण किया था मिस्टर बंटाढार। कमलनाथ जी के स्टेटमेंट से तो वो सिद्ध हो गया कि वो सरकार के भी बंटाढार हैं। तो बिल्ली के भाग्य से छींका नहीं टूटा, ये खुद अपनी गलती से आउट हुए हैं। हाँ, ये लोकतंत्र का तकाजा है जी। मैं पहले आप दोनों लोगों की बात पर एक प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आप दोनों लोगों का भी मैं वार्तालाप करा दूंगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई यहाँ तो जो आ जाता है वो हमारा अपना हो जाता है, कोई समस्या नहीं है, हमारे परिवार में किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं है, कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन कांग्रेस इंतजार कर रही है और कांग्रेस के लिए अब करो या मरो की स्थिति है। कांग्रेस के पास अब खोने को कुछ नहीं है, कांग्रेस अब मैदान में पूरी तरह खाली है, तो जो भी करेगी वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ही करेगी। अब कांग्रेस को पूरी तरह से क्या कांग्रेस का दाव रहेगा, कांग्रेस पूरी तरह से क्या तैयारी के साथ सामने आएगी, ये तो आगे देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन किसी भी प्रकार के आक्रोश का, किसी भी प्रकार के टूट फूट का फायदा कांग्रेस उठाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, उठाना भी चाहिए, और जब उपचुनाव सामने होंगे तो ये तमाम तरह की कोशिशें कांग्रेस की तरफ से की जाएंगी। आप देखिए कि यदि हम मुरैना, चंबल, ग्वालियर को देखते हैं तो सर्वाधिक सीटें वहां से कांग्रेस जीत कर आई, लेकिन उन सर्वाधिक सीटों में जीतने में योगदान निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया का रहा। अब सिंधिया खुद ही वहां चले गए तो कांग्रेस के सामने दिक्कत दरअसल ये खड़ी हो रही है। अब्बास जी माने या ना माने, लेकिन वहां पर प्रत्याशी ढूंढने में दिक्कत हो रही है। प्रत्याशी कौन बनेगा? प्रत्याशी वही बनेगा जो बीजेपी के सामने पहले कांग्रेस थी, अब वही कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी से लड़ेंगे। तो स्वाभाविक है कि अंदर खाने में ये चर्चा चल रही है कि वहां विरोध देखने को मिलेगा। अब जयभान सिंह पवैया को कौन नहीं जानता, सिंधिया जी से उनके कैसे संबंध रहे ये भी सभी जानते हैं, लेकिन वो हमेशा ये दिखाते रहे कि मैं पार्टी का बड़ा वफादार हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हूँ। लेकिन जब ऐसे घाव होते हैं तो हमें लगता है इन घाव को भरने का काम कांग्रेस कर सकती है, पर यह प्रयास है, होगा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस में जो गए हैं, बीजेपी से जो लोग बाहर गए, उनकी स्थितियां पहले क्या हुई सबको पता है, पर यह भी समझ रहे हैं कि कांग्रेस से जो बीजेपी में आए, हम चाहे राकेश चतुर्वेदी की बात कर लें, बाकी अन्य लोगों की, तो डर, शह और मात का ये खेल अभी चल रहा है और कांग्रेस जरूर इस इंतजार में है। और भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है, अभी भी देखिए आप बीजेपी की बैठक इस बात को लेकर चल रही है, जिस तरह की चर्चा चल रही, दिन भर से वही लोग सब मिल रहे हैं, मालवा चंबल के जो लोग हैं वो एक दूसरे से मिलने में व्यस्त हैं, तो वजह वही है नवीन जी। पर ये मानकर चलिएगा कि बहुत आसान नहीं है डगर बीजेपी के लिए। धैर्यवर्धन जी, बहुत आसान नहीं है आपके लिए डगर। अभी जिन लोगों को आप चुनावों में उतारेंगे वो कल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे, चलिए वो आ गए हैं, लेकिन एक पूरा नीचे का एक नेटवर्क रहता है, क्या वो आमूलचूल परिवर्तन कर पाएंगे? और अगर उनको आपने प्रतिनिधित्व दिया तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, जो मूल प्रतिनिधि है, क्या वो इसको पचा पाएगा? ये कुछ सवाल हैं आपके सामने। देखिए, 2 कदम वो चले तो 2 कदम हम चलेंगे, ऐसे ये मोहब्बत की कहानी पूरी होगी। और कांग्रेस के जो मित्र कांग्रेस को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष बीजेपी में प्रवेश किया है, प्रदेश नेतृत्व को भरोसे में लेकर के निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा विचारनिष्ठ है और वो अपने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी बहुत निष्ठावान और आस्थावान रहता है। वहां पर कोई निर्णय हुआ है तो वो बहुत आत्मा के साथ उस निर्णय को शिरोधार्य करता है। और एक और बात मैं नबी जी बता देना चाहता हूं, पंडित दीनदयाल जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, एकात्म मानववाद। उसमें कहा गया है कि व्यक्ति केवल जो बाहर से दिख रहा है यही मात्र नहीं है, उसके शरीर के अलावा मन, विचार, आत्मा, इस सब का भी समुच्चय उसके अंदर है। तो जो भारतीय जनता पार्टी में लोग आए हैं वो भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ेंगे। क्या है मन विचार का, क्या है? मैंने कुछ एक बड़ा भारी भरकम सा शब्द इस्तेमाल किया, क्या मन, विचार और आत्मा, हाँ, उसका क्या है? समुच्चय है। मन, विचार और आत्मा का समुच्चय भी है, मैंने ये निवेदन किया है। ये समुच्चय क्या होता है? अरे सुनिए तो, हमारा दर्शक, अरे मेरी बात तो सुनिए, ये समुच्चय बता दीजिए मुझे, समुच्चय क्या होता है?
मन विचार और आत्मा का समुच्चय होता क्या है? ये सामूहिक युति, मैंने सामूहिक युति के लिए शब्द का मैं प्रयोग इसलिए किया समझ है रहा था कि अगर ये कि कोई व्यक्ति ऐसा केवल फॉर्मूला जो हो तो ये खारमास का समुच्चय आपको क्या पुतला अपने दिख रहा है। अपने राजनीतिक मित्र उनको दे दूंगा, भैया ये समुच्चय लगा लो तो तुम्हारा समूचा काम हो जाएगा। ये समुच्चय उस टाइप की कोई विधि तो नहीं है। मन विचार और आत्मा का समुच्चय नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ, सामान्य तौर पर राजनीतिक लोगों के बारे में जो धारणा जी। है कि वो अपना हित चिंतन करने के लिए यहाँ से वहां जाते जी। हैं। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता जी। है वो अपने मन, आत्मा और विचार की संतुष्टि के लिए भारतीय जनता पार्टी में काम करता है। जी जी जी। तो जो हमारे मित्र आए हैं वो हमारे साथ जब काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी विचारधारा का उन पर, उनके चलिए, हृदय पर समझ लेता हूं। गहरे से प्रभाव पड़ेगा। चल और समझ हमारे लेता हूँ कार्यकर्ता मैं समझ लेता हूँ जरा अब्बास हफीज साहब से कि ये इनके पास समुच्चय है, आपके पास क्या है? संधि, समास, लघुत्तम, महत्तम, कोई तो विधि आपको लगानी पड़ेगी। भाई इनके पास तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास जैसे कोई आता है तो उसका मन, विचार और आत्मा का एक समुच्चय बन जाता है। बड़ा ही व्याकरण का गंभीर शब्द इस्तेमाल किया है। अब वो आप, हाँ जी जी जी, हमारे पास प्रत्याशी से बड़ी चीज जनता है और जनता का साथ है, जनता की परेशानियां हैं। ये चंबल की जनता का जिक्र मनोज जी ने किया था कि चंबल क्षेत्र से हम सर्वाधिक सीटें जीतकर आए थे, जिससे सरकार हमारी बनी थी बेशक, लेकिन वो सरकार का जो हमारा हिस्सा जहां से योगदान हुआ था चंबल के क्षेत्र में, सबसे बड़ी बात जो थी वो माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का जम के विरोध था। उनसे असंतुष्ट थे लोग। उसके बाद अगर आप सिंधिया जी के चेहरे को गिने तो हमारे पास भी समुच्चय था चेहरों का, जो चेहरे थे वो सब वहां गए थे हमारे, और उसके साथ साथ जनता का भरोसा हमने जीता था। जनता ने कांग्रेस के साथ जाने का एक निर्णय लिया था। उस जनादेश को बेचने का जिन्होंने काम किया है, जनता इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। एक बात। दूसरी बात, हमारे जो धैर्यवर्धन जी हैं चंबल के क्षेत्र से आते हैं, ये बखूबी जानते हैं वहां की मिट्टी को भी और वहां के लोगों को भी। इनको बहुत अच्छे से मालूम है वहां भाजपा की क्या स्थिति है। वहां कई समाज ऐसे हैं जिन्होंने निर्णय लिया हुआ है कि भाजपा को कभी वो वोट नहीं देंगे, वो समर्थन नहीं देंगे। उस तरफ नहीं जाना चाहिए। वो जाने का कोई औचित्य नहीं बचता। पता चल जाएगा आपको जब चुनाव के मैदान में सब उतरेंगे। नवीन जी, एक बात इन्होंने कही थी, भाजपा का कार्यकर्ता वो तन मन के साथ इनको कबूल करेगा। आप ये देखिए नवीन जी कि प्रभुराम चौधरी जी के आते ही सांची के क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया था भाजपा के कार्यकर्ताओं का कि हमारे नेता शेजवार हैं सिर्फ। अब जयभान सिंह पवैया जी कैसे प्रद्युमन सिंह तोमर जी को जिताएंगे चुनाव, ये वो बताएं, और कैसे मनोज चौधरी जी हमारे दीपक जोशी जी का साथ लेके जीत पाएंगे, जिनको हरा के आए थे, ये वक्त बताएगा। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि जनता का निर्णय सबसे ऊपर होगा और जनता ने जिनको जनादेश दिया, जनता फैसला करेगी अपने साथ। अब इनके कार्यकर्ता तो वो भी थे जो भारतीय जनशक्ति पार्टी में चले गए थे, वो कौन सी आत्मा को बेच के गए थे, वो भारतीय जी ने वॉकआउट किया था। तो ये बातें बहुत, मैं आता हूं आपके पास, एक आप दोनों लोगों के बीच की वार्तालाप भी करानी। मनोज जी से पूछ लूंगा कि ये बात तो जो अब्बास जी कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। पिछले चुनावों में जिनके खिलाफ आपने प्रचार प्रसार किया, जिन मुद्दों को जनता के सामने ले गए, और शायद आप उन्हें समझाने में भी सफल हुए कि भारतीय जनता पार्टी का शासन इन बिंदुओं पर ठीक नहीं था, तभी आपको जीत मिली। अब आप उसी शासन को कहेंगे कि अब यही शासन जो है, यही मेरा वचन है, मेरा वचन जिसको हमने दे दिया है जाने के लिए, वही मेरा शासन है, वही सुशासन है। कल तक जो दुशासन और कुशासन की स्थिति में था, आज उसे सुशासन की स्थिति में खड़ा करना पड़ेगा। क्या जनता को समझा पाएंगे? देखिए, मन, वचन, कर्म, सुशासन, कुशासन, मुझे लगता है राजनीति में कुछ भी नहीं होता। और ये बड़ा दिलचस्प रहा है कि 22 लोग, कभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा लीडर जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे थे, भले आप अब्बास हफीज जी ये कह रहे हैं, लेकिन उस चेहरे की वहाँ पहचान होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह समझ रही है, अंदर खाने में ये चर्चा भी चल रही। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी के सामने वही है जो अब्बास कह रहे हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है। अब दिक्कत यहाँ आकर खड़ी होने वाली है कि जिन लोग को टिकट देना है वो टिकट उनको मिलना ही नहीं है। कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ेंगे बीजेपी का, और बीजेपी के लोग काम करेंगे कांग्रेस का, और कांग्रेस इसी इंतजार में बैठी कि ऐसा कुछ हो जाए, भले चुनाव ना लड़े, नए प्रत्याशी मिल जाएंगे, और प्रत्याशी ऐसे ढूंढे जाएंगे जो कहीं बीजेपी के लोग उनको सपोर्ट करें। प्रतिक्रिया लूंगा जी। अब्बास जी कुछ कहना चाह रहे थे, अब्बास जी कुछ कहना चाह रहे थे।
देखिए मैं यही कहूंगा, धैर्यवर्धन जी, अगर आप उस भी चेहरे बोल के साथ सकते हैं। चुनाव जीता, उस चेहरे पे चुनाव जीता होता तो वो चेहरा खुद अपना चुनाव नहीं हार जाता अपने कार्यकर्ता से। मुझे लगता है ये पूरी की पूरी परेशानी बोल सकते उस हैं चेहरे के धैर्यवर्धन जी, साथ रहेगी सुनकर। और ये परेशानी भाजपा में उस चेहरे को जाके आएगी और हम बहुत अच्छे से चुनाव जीतेंगे, जी, क्योंकि जी। हमारे पास जनता है, इनके पास धन बल है, हमारे पास जनता का साथ है। जनता की परेशानी जनता ने देखा, सस्ती बिजली, कर्ज माफी, ये तमाम चीजों के साथ बोलिए हम जनता के धैर्यवर्धन जी। मैदान में जाएंगे, जनता दोबारा बैठाएगी। इनके पास जनता नहीं, है। नवीन जी, मैं यही कह रहा हूं कि ये मन बहलाने के लिए कुछ भी ये सब बातें करते रहें। जैसे कांग्रेस आपका को भी ये क्या पता है अच्छा कि इनके पास कुछ नहीं है जी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ाएंगे जी जान से, जिसको भी भाजपा पार्टी अंतर्यामी टिकट है देगी। क्या? और भारतीय जनता पार्टी को की सारी सरकार जानकारियां हैं निरंतर आपको। बनी रहे मध्य प्रदेश हमारे में, पास कुछ नहीं ये है। हमारे हमारे कार्यकर्ताओं की हमारे 15 प्राथमिकता है। महीने का कार्यकाल उसके है, लिए आपके 15 हम साल कम पे फी हावी की है, चाय भी पीना धैर्यवर्धन पसंद जी। करेंगे ये आप भी और जानते हैं, वो हम 100 सब रुपए में 100 परिस्थितियां जो यूनिट उनके दे साथ रहे थे, समझौता आप करते 26 हुए योजना को फिर से हम लाके पार्टी 200 के रुपए में 100 नेतृत्व यूनिट देंगे। को उसके जनता निर्णय का का मूर्ख शिरोधार्य है। करेंगे। आप ये बताइए कि किसानों का कर्जा आप माफ करेंगे जो हमने 30 लाख का कर दिया उसके बाद का? बताइए बताइए। जनता आपको देख रही है आज, बहुत उम्मीद की नजरों से पूरा कीजिए उस उम्मीदों को। धैर्यवर्धन जी, जी, आपको अब्बास जी ने जो कहा है आपको मुझे समझ थोड़ी में आया? आवाज कम आ रही है अब्बास साहब की। अब्बास साहब की आवाज आपको साफ नहीं आ रही। चलिए कोई नहीं, अब समय सीमा के हम अंतिम चरण में अंतिम प्रतिक्रिया थोड़ी कम लेंगे। आवाज आई थी अब्बास जी की। मैं अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा मनोज जी से। मनोज जी, जिस प्रकार से जो ये पूरा मामला है, ये पूरा मामला अब राजनीति में ये तो नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी का, ये कांग्रेस का, लेकिन ये तय है कि अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत बड़े अनुशासन की जरूरत है। जिस प्रकार का विरोध, जिस प्रकार का कहना चाहिए अंतर विरोध, आपस की फूट कांग्रेस में अक्सर सामने आ जाती है, लेकिन वो रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं संभाल पाई इस चुनाव में तो कांग्रेस को उसका फायदा होगा। देखिए, इसी बात का इंतजार है। और जब कमलनाथ यदि ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त पर हम पुनः झंडा फहराएंगे, तो उसके पीछे गणित भी यही सब है। लेकिन जिसका जिक्र अब्बास ने किया कि जो मुद्दा गरमाया हुआ था, खासकर जब हम सपाक्स की बात कर रहे थे उस दौर में, किस तरह से विरोध हुआ था शिवराज सिंह चौहान का, तो सवाल निश्चित रूप से ये जायज है। और क्या उसी चेहरे के मार्फत आप वहां पहुंचेंगे? और यदि वहां पहुंचते फिर आपके लोग वहां से आपसे दूर हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। और इसी चैलेंज का इंतजार कांग्रेस को है। पर हमें सभी इंतजार तो अभी इस बात का है कि आखिर उपचुनाव होंगे कब। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में अब प्रत्याशी चयन और प्रत्याशी चयन के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की भूमिका ये तय करेगी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो मिक्सअप हुआ है, जो समझ ही नहीं आ रहा है कि कांग्रेस है कि भारतीय जनता पार्टी है, ये कमल है कि कमलनाथ है, समझ नहीं पड़ेगा व्यक्ति को, कार्यकर्ता को। अगर ये असमंजस हुआ तो किसको फायदा होगा, कहां अंतर विरोध उठेगा, ये सब आगे आने वाले समय में देखना दिलचस्प रहेगा। वर्तमान समय में तो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार एक मुद्दा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आइए मेहरबा बैठिए अब यहाँ और शौक से दीजिए जी इश्क के इम्तिहान। इश्क किया है तो निभाना पड़ेगा। अब मंत्री पद के लिए आना है तो अलग बात है। ये 22 लोगों का क्या भविष्य होगा ये भी जनता तय करेगी, और बाकी लोग जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी अभी ये तय करेगी। मतलब इनके भविष्य का जो आकलन है वो 2 बार होना है, एक बार भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा, और फिर जनता के द्वारा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।